Now class is going to start, and in this class we will talk about what we will talk about. नहीं और नहीं करना, और नहीं, अफेक्टिव फैलेसी हो चुका है, अफेक्टिव फैलेसी वी हैव डन। हाँ हाँ, रीडर रिस्पांस जो भी आता है उसमें केवल एक चीज है कि एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोयम रीडर रिस्पांस, और डब्ल्यू के वेमसेट और मोनरोसी बर्ड्सली का, इसी चीज को लेकर के बातें रही है। हाँ, एस्थेटिक फैलेसी के बाद आज हम लोग जो और एक टर्म को लेंगे, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एलियनेशन इफेक्ट करके एक वर्ड रहा है, एलियनेशन इफेक्ट को। और मैं समझता हूँ एलियनेशन इफेक्ट कई पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी, उससे जुड़े हुए कई शब्द हैं। तो वी आर गोइंग टू टेक व्हाट, वी आर गोइंग टू टेक एलियनेशन इफेक्ट, ए एल आई ई एन ए टी आई ओ एन, एलियनेशन इफेक्ट, ई डबल एफ ई सी टी। यू विल कम टू नो, ये जो शब्द है एलियनेशन इफेक्ट, इस एलियनेशन इफेक्ट में इसको जो यूज करने वाले आदमी थे, वो जो है जर्मन ड्रामेटिस्ट बर्टॉल्ट ब्रिच है। सबसे पहला चीज कि इस शब्द को एपिक थिएटर में यूज किया गया, और उसको यूज करने वाले आदमी कौन थे? जर्मन ड्रामेटिस्ट बर्टॉल्ट ब्रिच। जस्ट आई वांट टू राइट इट हियर, द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, द फर्स्ट पॉइंट इज जर्मन ड्रामेटिस्ट बर्टॉल्ट ब्रिच, बर्टॉल्ट, BRECHT, बर्टॉल्ट ब्रिच गेव दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को देने वाले जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? बर्टॉल्ट ब्रिच रहे हैं, बर्टॉल्ट ब्रिच गेव दिस कॉन्सेप्ट। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये उन्होंने कहाँ से लिया हुआ है? रसन फॉर्मेलिज्म से लिया हुआ है। ही एडेप्टेड इट फ्रॉम रसन फॉर्मेलिज्म, ही adapted it from Russian formalism, it from रसन फॉर्मेलिज्म। अभी जब मैं पूरा लिख लूंगा सारे पॉइंट्स, मैं आपको बताऊंगा, तो एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज एलियनेशन इफेक्ट, हु वाज बर्टोल्ट ब्रेच, और रसन फॉर्मेलिज्म क्या, ही एडेप्टेड इट फ्रॉम रसन फॉर्मेलिज्म, और रसन फॉर्मेलिज्म। जो थर्ड पॉइंट है, यू विल कम टू नो कि जो रसन फार्मेलिस्ट थे, उनका एक कॉन्सेप्ट था डीफेमिलियराइजेशन। उसी डीफेमिलियराइजेशन को ही अगर देखा जाए एलियनेशन इफेक्ट का रूप दिया गया। देयर वाज अ कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्ट? थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डीफेमिलियराइजेशन, डीफेमिलियराइजेशन, LIARIZATION, concept of defamiliarization. This is a very important point. You will come to know कि concept of defamiliarization, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, concept of defamiliarization. So what I want to say, what I want to tell you, जो alienation effect है, यह क्या है? concept of defamiliarization. तो I will explain कि what is defamiliarization, और डीफेमिलियराइजेशन कहाँ से लिया गया है? रसन फार्मेलिज्म से। तो आई विल आल्सो टेल यू व्हाट इज रसन फार्मेलिज्म। मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो समझ में आएगा। और एक और चीज है, दैट इज व्हाट, की एक और शब्द है जो जर्मन ट्रांसलेट करने पर वो चीजें आती हैं, स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट, स्ट्रेंज, STRANGEMENT, स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट, और डिस्टेंसिंग इफेक्ट, डिस्टेंसिंग इफेक्ट। यू विल कम टू नो, ये एक दूसरी चीज है, स्ट्रेचमेंट इफेक्ट और डिस्टेंसिंग इफेक्ट। दिस पॉइंट यू हैव टू नोट डाउन।
ये सारी चीज उन्होंने किस में यूज किया हुआ है? ड्रामा में यूज किया हुआ है. ऑल दीज थिंग यू हैव टू रिमेम्बर. दैट इज व्हाट, कि इसका यूज क्यों किया जाता है. एक मैं लिखना चाहता हूँ पांचवा पॉइंट, स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट, इमोशनल इफेक्ट, इन सब का मकसद क्या होता है. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो अब लिखने जा रहे हैं. इसका मकसद यही होता है कि टू प्रिवेंट द इमोशनल आइडेंटिफिकेशन, टू प्रिवेंट द इमोशनल आइडेंटिफिकेशन, FICATION, to prevent emotional identification, to prevent the emotional identification or involvement of the audience, or involvement of the audience with the characters and their actions in a play, with the characters, with the characters and with the characters and this is S, with the characters and their actions in the play, in the play. This is the, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट इन अ प्ले. इसको आप लिख लीजिए, मैं एक एक सारे पॉइंट बताऊंगा. सेकेंड पॉइंट जो इसी से रिलेटेड है, एक और जो था कि द एम ऑफ बर्टॉल्ट ब्रेच, बर्टॉल्ट ब्रेच, BRECHT, बर्टॉल्ट ब्रेच, दैट audience should take action, audience should, SHOULD, audience should take action, audience should take action rather than simply to accept, rather than simply to accept, rather than simply to accept what is presented on stage, what is presented on stage. तो यू विल कम टू नो कि दीज आर द पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखना है. मैं जो है उसको बैक कर रहा हूँ एक एक स्लाइड को, एंड यू विल कम टू नो कि व्हाट आई वांट टू से. मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट एलियनेशन इफेक्ट, एलियनेशन इफेक्ट. जब आप वर्ड यूज करते हैं कि एलियनेशन, तो एलियनेशन से क्या मतलब होता है? एलियनेशन का मतलब होता है कि अकेलापन. एलियन, जैसे अगर आप कहीं से कहते हैं कि समथिंग स्ट्रेंज, अगर मैं कहूं, जैसे मैं कहूं कि ये एलियन है, तो एलियन का मतलब जो दूसरे ग्रह से आए हैं, जो आपसे के आपके बीच के ना हो, मिलने जुलने वाले ना हो. लेकिन जब एलियनेशन नाउन बन जाता है, तो यह नाउन का मतलब क्या होता है? अकेलापन, आइसोलेशन. मतलब आप अपने आप को अकेले रख करके कैसा इफेक्ट डाल रहे हैं. यह बात कौन कहता है? यह बात बर्टाल्ट ब्रेच कहते हैं. किससे कहते हैं?
उन लोगों से कहते हैं जो ड्रामा को देखते हैं। ड्रामा को देखने वाले कौन लोग होते हैं? स्पेक्टेटर होते हैं। तो वे दर्शकों से कहते हैं कि जब भी आप स्टेज पर कोई चीज देखिए तो आप हमेशा अपने आप को एलियन के रूप में प्रेजेंट करिए। ऐसा ना हो कि आप स्टेज पर जो दर्शक रोल प्ले कर रहा है उससे इतना घुल मिल जाइए कि उनके साथ आपका, चूंकि आप जज है, जो स्पेक्टेटर है वह जज है, जो स्पेक्टेटर है वह क्रिटिक है, जो स्पेक्टेटर है वह इवेल्युएटर है, जो स्पेक्टेटर है वह उसको असेस करने वाला है। तो जिसको मूल्यांकन की जिम्मेदारी दी गई है या उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों के साथ इतना घुल मिल ना जाए कि वह जो है क्या करे कि उसके अपने अपने वजूद को खत्म कर दे, या जो काम करने वह बैठा है उसको सही से ना करे। तो ये कहते हैं दर्शकों से कि आप उस काम को तभी सही से कर पाएंगे जब आपका बिहेवियर, जब आपका नेचर कैसा होगा, एलियन जैसा होगा। जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको आप एलियन जैसा ट्रीट करिए, समथिंग स्ट्रेंज। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? इस कॉन्सेप्ट को जर्मन ड्रामेटिस्ट ने दिया, जिसका नाम क्या है? बर्टॉल्ट ब्रेच है। क्या नाम है? बर्टॉल्ट ब्रेच। बर्टॉल्ट ब्रेच ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? एलियनेशन इफेक्ट का। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से बिलोंग करते हैं। वो क्या रहे? ड्रामेटिस्ट रहे। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, जो एपिक थिएटर या ड्रामा में इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने कहाँ से लाया है? रसन फार्मेलिज्म। ही एडेप्टेड इट फ्रॉम रसन फार्मेलिज्म। रसन फार्मेलिज्म क्रिटिसिज्म का एक बड़ा हिस्सा है, और वह ये बताता है कि हमें किसी भी चीज को ट्रीट करने में फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। तो जो एलियनेशन इफेक्ट है वह भी इस पर जोर देता है कि हमें किसी से जो रिलेशन बनाना चाहिए, रिश्ता जो बनाना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए? इनफॉर्मल होना चाहिए। जब आप इनफॉर्मल रिश्ता बनाएंगे तभी आप उसकी अच्छाई और बुराई सही से पहचान पाएंगे, हाईलाइट कर पाएंगे, पॉइंट आउट कर पाएंगे। और अगर जब आपका रिश्ता इनफॉर्मल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसके अंदर की, आपके अंदर हो सकता है सिंपैथी आ जाए, या आपके रिलेशन उससे अच्छे हो तो उसकी बुराइयों को आप ढक दें। इसलिए जरूरी है कि क्या करिए आप, एक रसन फार्मेलिज्म का कॉन्सेप्ट, जो लिटरेचर को समझने के लिए, जो पोइट्री को समझने के लिए है, उस पैटर्न पर चलिए। रसन फार्मेलिज्म में एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, वह कौन सा कॉन्सेप्ट था? डीफेमिलियराइजेशन। आपको किसी से फेमिलियर नहीं होना है। फेमिलियर कौन सा शब्द होता है? एक ऐसा शब्द होता है कि आप उससे परिचित हैं, और परिचित होने का मतलब ये होता है कि आप उसको जानते हैं, वो आपको जानता है। जब आप उसको जानते हैं, वो आपको जानता है, तो यह नेचुरल सी है कि आपकी सिंपैथी उसके प्रति हो सकती है और आपकी दुर्भावना भी उसके प्रति हो सकती है। दोनों चीजों से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए देखेंगे कि अब जब एग्जामिनेशन होता है तो उसमें बच्चे से कहा जाता है कि आप अपना नाम ना लिखिएगा, कि नाम लिखने पर कहीं ऐसा ना हो कि जो टीचर जांच रहा है उसके अंदर कास्ट फीलिंग, कम्युनल फीलिंग आ जाए और वह उस बच्चे को वो करे। यह हो सकता है कि जो टीचर वहां जांचने गया है उसको जो है नेम में कहीं ये मिल जाए कि ये जो है उसके किसी रिश्तेदार की कॉपी या किसी उसके बच्चे की कॉपी है। इसलिए ये डिफेमिलियराइजेशन वहां पर भी है कि आप एक इवेल्युएटर है और आपको अपने आपको उससे आपका उससे कोई परिचय नहीं, आप डिफेमिलियराइज कर रहे हैं। और यही सेम चीज जो डिफेमिलियराइजेशन है, जो मैं आपको ये इस तरह की एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, यही सेम चीज कहाँ पर लागू होता है? यही सेम चीज आपका वहां पर भी लागू होता है। कौन सा जगह पर? जब कोई स्पेक्टेटर जो है, दर्शक जो है, क्या करता है? प्ले पर जो चीज परफॉर्म हो रहा है, जब वह उसको देखता है तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट वहां पर लागू होते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है कि इस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट और डिस्टेंसिंग इफेक्ट। उन्होंने कहा डिफेमिलियराइजेशन तभी लागू होगा जब स्पेक्टेटर या जब दर्शक अपने आप को स्ट्रेंज प्रेजेंट करे, मतलब एक ऐसा नेचर एक डेवलप करे कि वह उसके लिए चीजों के को देखे कि जो चीजें हो रही हैं वह उसके लिए स्ट्रेंज है, वह उससे फेमिलियर नहीं है, और वह उससे एक दूरी बना करके रखे। और उसी दूरी को क्या कहा जाता है? डिस्टेंसिंग इफेक्ट। दूरी बना के रखिए। और स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट और डिस्टेंसिंग इफेक्ट दोनों एक ही शब्द है। तो यही डिस्टेंसिंग इफेक्ट, स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट, डिफेमिलियराइजेशन या एलियनेशन इफेक्ट, ये सब सारे शब्द मिलते जुलते हैं। पहले ये शब्द जो है थियरी में था, और यही चीजें आप देखेंगे कि उन्होंने कहा था पोइट्री के लिए, खासकर पोएट के लिए। किसने कहा था? टी एस एलियट ने कहा था जब आप कोई कोई पोयम लिखें
तो आपकी पर्सनालिटी वहां पे नहीं नजर आना चाहिए कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा बात करना चाहिए कि यह जनरल समस्या और सबकी समस्या है। उसके बाद आप एक और पॉइंट देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है जो स्टैंजमेंट इफेक्ट या डिस्टेंसिंग इफेक्ट। देयर इज अनदर पॉइंट टू प्रिवेंट द इमोशनल आइडेंटिटी। जो स्पेक्टेटर है, वह स्पेक्टेटर कहीं ऐसा ना हो कि दर्शक से इतना जुड़ जाए कि वह उसमें इमोशनल आइडेंटिटी देखने लगे। तो उसकी भावनात्मक लगाव जो रोल वहां प्ले कर रहे हैं, उससे भावनात्मक लगाव न जुड़ जाए, इसीलिए इस टेक्निक को अपनाया जाता है। वह कौन सा टेक्निक है? एलियनेशन इफेक्ट, स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट, डिफेमिलियराइजेशन। उसका मकसद क्या है? केवल भावनात्मक पहलू से बचा जाए। आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑडियंस, या ऑडियंस ऐसा न इन्वॉल्व हो जाए विद द कैरेक्टर, कैरेक्टर के साथ, एंड देयर एक्शन इन द प्ले, और जो एक्शन वहां पे प्ले किया जा रहा है उसके साथ इतना इन्वॉल्व स्पेक्टेटर ना हो जाए कि स्पेक्टेटर यह भूल जाए कि वह दर्शक है, और वह जो है एक तरह से मूल्यांकन करने आया हुआ है। वह खुद वहां पे उसको ना लगे कि वह खुद स्टेज पर रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो भी वर्ड लिखे गए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है द एम ऑफ बर्टाल। बर्टाल का जो एम था, दैट ऑडियंस शुड टेक एक्शन। ऑडियंस को अपना काम करना चाहिए। उनका जो एक्शन है क्रिटिक का, उनका जो एक्शन है इवेल्युएटर का, हमेशा उनको ध्यान में रखना चाहिए, और वह तभी इसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे, मूल्यांकन तभी कर पाएंगे, रेटिंग तभी दे पाएंगे सही से, जब उनके अंदर जो है कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, एलियनेशन इफेक्ट का, या स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट का, या जो है क्या कहते हैं कि डिफेमिलियराइजेशन का, या फार्मर रिलेशन का। तब जा करके उनको जो है एक्शन लेना है, रादर देन सिंपली टू एक्सेप्ट। ना कि उनको यह स्वीकार कर लेना है कि जो दिखाया जा रहा है स्टेज पर वही सही है। आप चीजों को समझिए। इतनी पूरी बातों करने के बाद ये पता चल रहा है कि उनको यह नहीं स्वीकार करना है कि जो चीजें दिखाई जा रही है वही सही है, बल्कि उनको एक्शन लेना चाहिए। जस्ट आई वांट टू नो, इतना बताने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी? Is there any query? Is there any problem? Should I go ahead? Okay. Okay. Just I want to know the response of someone. If there is Anjali madam, ठीक है। धर्मप्रिया मैडम, प्रीति, थियरी का एक हिस्सा है रसल फार्मूलेशन। प्रीति सागर मैडम, प्रीति सागर मैडम, अंबुज भाई, कृष्णा जी, ओके, कृष्णा फ्रॉम वाराणसी, राकेश जी, राकेश जी हड़िया, राकेश जी मुंबई से। प्रीवियस स्लाइड यू मिस्ड। प्रीवियस स्लाइड आई थिंक कि जस्ट पॉइंट नंबर 5 है, जहां पे इमोशनल इफेक्ट को रोकने की बात की गई है कि राइटर जो है इमोशनली, राइटर करे दर्शक इमोशनली जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए। किसके साथ इन्वॉल्व ना हो जाए? जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो वह अपने रोल को सही से प्ले नहीं कर पाएगा। उसके पहले मैंने आपको बताया था, जो अभी पॉइंट नंबर 6 था, कि जो बर्टोल्ट ब्रेच है उनका एक कहना है कि आपको जो है एक दूरी बना के रखना चाहिए, एक स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर के आप सही से चीजों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें रही है, और इन्हीं सबका नाम क्या है?
स्टैंडमेंट इफेक्ट है, डिस्टेंसिंग इफेक्ट है, डीफेमिलियराइजेशन है। और एक कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? रसन फेमिलिज्म फार्मिलिज्म से लिया गया है। लेने वाला कौन है? जर्मन ड्रामेटिस्ट बर्टाल्ड ब्रेच है, जो इन्होंने इसको ड्रामा में यूज किया या एपिक थिएटर में यूज किया है। किसमें यूज किया है? एपिक थिएटर में। दीज आर द पॉइंट्स। नाउ आई वांट टू टेक वन मोर वर्ड, दैट इज एलिग्री। पहले मुझे लिख लेने दीजिएगा सारे पॉइंट्स को, फिर मैं ताकि आराम से आपको समझा सकूं कि क्या है एलिग्री। व्हेन यू टेक एलिग्री यू विल कम टू नो कि यह एक नैरेटिव है, जो इसका पहला पॉइंट है। एन एलिग्री इज अ नैरेटिव, इज अ नैरेटिव whether in prose or verse, whether in prose or verse, whether in prose or verse, in which the agents and actions, in which WHIC, in which the agent and actions and something the setting as well, something the setting as well are contrived by the author, contrived by the author to make coherent sense, to make MAKE, to make coherent sense, to make coherent sense on the literal or primary level of signification, or primary level of signification, signification, and the same time to communicate a second, or second correlated order, correlated order of signification। अगर हम इसके टाइप को बांटेंगे तो ये दो हिस्सों में जाता है। एक हिस्सा आपका हिस्टोरिकल एलिग्री होता है और दूसरा हिस्सा आपका पॉलिटिकल एलिग्री। पहला हिस्सा हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिग्री, दूसरा आपका एलिग्री ऑफ आइडियाज, एलिग्री ऑफ आइडियाज।
इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आपका एप्सॉलम एंड एचिटॉफिल है, जो जॉन ड्राइडन का, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। जॉन ड्राइडेन एप्सॉलम एंड एचिटॉफिल is an example of political allegory. Absalom and Achitophel is an example of political allegory. जॉन बनियान का जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिब्लिकल एलिग्री का भी एग्जाम्पल हो सकता है और एलिग्री ऑफ आइडियाज का भी। तो व्हाट आई वांट टू से कि एक तो जॉन बनियान BYAN जॉन बनियान द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस grace is an example of allegory of ideas. So this is another important point. नेक्स्ट पॉइंट जो आप देखेंगे, यहां से मैं पहले स्लाइड जितना मैंने लिखा हुआ हूं मैं आपको समझा दूं कि मैं क्या बताना चाहता हूं। मैं एकदम वहां से चल रहा हूं। दूसरी स्लाइड में जो मैंने कवर किया है वो एलिग्री है, और एलिग्री मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि एलिग्री इज अ टाइप ऑफ नरेशन। ये एक तरह का नरेशन होता है। नरेशन मतलब इसमें कहानी बताई जाती है, और यह नरेशन प्रोज में भी हो सकता है और पोइट्री में भी हो सकता है। यहाँ पर वही चीज आई है, एन एलिग्री इज अ नैरेटिव। नरेशन मतलब कहानी बताना, और यह जो कहानी बताई जाती है किसमें हो सकता है, प्रोज में भी हो सकता है और वर्ड्स में भी हो सकता है। तो एलिग्री की डिफिनीशन के लिए क्या है, एन एलिग्री इज अ नैरेटिव वेदर इन प्रोज और वर्ड्स, या प्रोज में भी और वर्ड्स में भी। इन विच, जिसमें जो है द एजेंट्स, एजेंट्स का मतलब कैरेक्टर, जिसमें जो कैरेक्टर होगा और जो एक्शन होगा, एक्शन मतलब इवेंट। भाई कोई कहानी बताई जाएगी तो उसमें कैरेक्टर होगा, कोई ना कोई घटना होगी। तो चाहे कैरेक्टर उसका होगा चाहे उसकी घटना होगी, एंड समथिंग द सेटिंग, और उसकी जहां पे सेटिंग होती, तीन चीजें ध्यान में रखिएगा। जब एलिग्री में कोई कहानी बताई जाती है तो उस कहानी का पात्र, उस कहानी की घटना, और उस कहानी का जो एक तरह से सेटिंग है जहां पे वह घटित हो रही है, जिस माहौल या वातावरण में उसको दिखाया गया है, वे सब चीजें क्या की जाती, कंट्रीब्ड बाय द आथर। वे आथर के द्वारा जो है कंट्रीब्ड कर दी जाती, उसी के मतलब एक तरह से उसी का एक पैरेलल दूसरा चीज तैयार कर दिया जाता है। टू मेक कोहेरेंट सेंस ऑन द लिटरल और प्राइमरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन, एक दूसरे उसी से जुड़ा हुआ प्राइमरी लेवल पर एक दूसरी मीनिंग तैयार की जाती है, प्राइमरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन, एंड द सेम टाइम टू कम्युनिकेट अ सेकेंड या को रिलेटेड, और उसी समय सेकेंड या को रिलेटेड, या तो कहे आप कह लीजिए कि सेकेंड या को रिलेटेड मीनिंग चलती है, या सेकेंड या को रिलेटेड कोई दूसरी कहानी चलती है। बहुत सिंपल वे में अगर आपको समझना है कि एलिग्री इज अ नरेशन ईदर इन प्रोज और पोइट्री विद सेकेंडरी मीनिंग। एलिग्री एक ऐसा नरेशन है
जिसमें आप देखते हैं कि एक दूसरी मीनिंग भी चलती है, और वह दूसरी मीनिंग क्या है? सेकेंडरी मीनिंग होगा, जो उसी के पैरेलल होगा। तो एलिग्री में एक नरेशन कहानी बताई जाएगी, वह जो कहानी होगी वह आपका कैसा होगा? विद सेकेंडरी मीनिंग होगा। लेकिन ये जो सेकेंडरी मीनिंग आपको मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? इसमें एक प्राइमरी सिग्निफिकेशन होगा और एक सेकेंडरी सिग्निफिकेशन होगा। जैसे प्राइमरी सिग्निफिकेशन में आप ये समझिए कि अगर आज के समय में हमें पूरा महाभारत जैसा एपिसोड दिखाना हो, पूरा अगर महाभारत जैसा एपिसोड दिखाना हो आज के समय में, तो हम क्या करेंगे कि हम आज के समय की जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनको किस में तब्दील कर देंगे? महाभारत वाले में। तो पहले तो देखने में लगेगा कि ये महाभारत की कहानी चल रही है, लेकिन रियली में वो महाभारत की कहानी नहीं होगी, बल्कि आज के परिप्रेक्ष्य में, मॉडर्न समाज में वह एक तरह की दूसरी स्टोरी उसमें जुड़ी हुई है, चल रही, जो आज की सिचुएशन, आज के माहौल को दिखा रहा है। लेकिन जो है प्राइमरी तौर पर हमें लगता है कि यह महाभारत की कहानी है, लेकिन सेकेंडरी सिग्निफिकेशन यह होगा कि वह आज के माहौल में बात कर रहा है, तो सेकेंडरी मीनिंग। और जो सेकेंडरी मीनिंग होगा वही जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और यह देखा गया कि जो एलिगरी होती है वह दो तरह से होती है। पहला टाइप जो होता है हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल एलिगरी, जब कैरेक्टर, सब्जेक्ट मैटर और इवेंट जो है हिस्ट्री के पेजेस से ले लिए जाते हैं या पॉलिटिक्स से चीजें ले ली जाती हैं, तो वह हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल एलिगरी बन जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जब एब्सालम एंड एचिटोफेल मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि एब्सालम एंड एचिटोफेल या किंग चार्ल्स सेकेंड के कोर्ट में जो कुछ घटित हुआ उसको प्रेजेंट करता है। लेकिन आप देखेंगे कि किंग चार्ल्स सेकेंड के कोर्ट को तो प्रेजेंट करता है, लेकिन डायरेक्ट ना तो किंग चार्ल्स सेकेंड की बात हुई है, ना इंग्लैंड की बात हुई है, ना उनके कोर्ट की बात हुई है, बल्कि उसके पैरेलल एक और कहानी इजराइल की, वहां के राजा डेविड की, जो कहाँ से लिया गया था? बाइबल से लिया गया था। तो इस तरह सिचुएशन की जाती है कि प्राइमरी सिग्निफिकेशन और सेकेंडरी सिग्निफिकेशन आप उसको देखते हैं। दूसरा पॉइंट होता है एलिगरी ऑफ आइडियाज। ये जो एलिगरी ऑफ आइडियाज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एलिगरी ऑफ आइडियाज में क्या चीज दिखाया जाता है कि जो जो abstract आइडियाज है, abstract आइडियाज का मतलब जैसे वर्च्यू क्या है? abstract है। स्माइल क्या है? abstract है। ब्यूटी क्या है? abstract है। abstract आइडियाज को पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। abstract आइडियाज को क्या किया जाता है? पर्सोनिफाइड। एलिगरी ऑफ आइडियाज में abstract आइडियाज को पर्सोनिफाइड कर दिया जाएगा। जॉन ड्राइडन का एब्सोलम एंड एचिटोफेल, यह जो किसका एग्जांपल है? पॉलिटिकल एलिगरी का, चूंकि इसमें पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर है। जॉन बनियान का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिगरी ऑफ आइडियाज, चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आइडियाज हैं और उन आइडियाज को क्या किया गया है? पर्सोनिफाइड कर दिया गया है। तो आइडियाज में जो है, जैसे वर्च्यू हो गया, गुडनेस हो गया, ये सब आइडियाज है, abstract है, लेकिन इनको पर्सोनिफाइड किया जाए तो ये सब चीजें होती हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, इतना बताने के बाद क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, बहुत सिंपल वे में आपको समझना है। एलिगरी एक कहानी होती है जो प्रोज में बताई जाती है, पोइट्री में बताई जाती है, और उसकी सेकेंडरी मीनिंग निकलती है। मतलब एक समय दो कहानी चलेगी, एक कहानी प्राइमरी होगी और दूसरी कहानी सेकेंडरी होगी। जो सेकेंडरी कहानी होगी वह रियल घटना पर होगी, लेकिन उसी रियल घटना की कहानी को एक डुप्लीकेट कहानी लेकर के, चाहे वह इतिहास के पन्ने से ले लिया जाए, धार्मिक ग्रंथ से ले लिया जाए, या किसी आइडिया को पर्सोनिफाइड करके उसको बनाया जाए, वो लेकर के जो है उस रियल घटना से उसको जोड़ करके दिखाया जाता है। रियल घटना जो होगा वह सेकेंडरी होगा, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। जैसे मैंने उदाहरण आपका जॉन ड्राइडन का एब्सोलम एंड एचिटोफेल का दिया, जॉन बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और इसकी एक और खासियत होती है कि जब आप इसमें देखते हैं तो ये पॉलिटिकल एलिगरी, एलिगरी ऑफ आइडियाज, बिब्लिकल एलिगरी, जहां जैसे सब्जेक्ट मैटर लिया जाता है
उसी हिसाब से इसमें बात की जाती है। चौथा पॉइंट आप ये देखेंगे कि एलिगरी जो है बहुत सारा ऐसा इससे जुड़े हुए, ये तो एक छोटा सा शब्द है जो बताया गया है, इससे जुड़े हुए और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप देखिएगा कि जो पैराडाइज लास्ट है, उस पैराडाइज लास्ट में जो सिन है, सेटन है, तो जो सिन है, सिन क्या है? एक तरह का पाप है और एक आइडिया, एक विचार है, लेकिन उसको सिन को दिखाया गया कि वह डाटर ऑफ सेटन है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपने सिन को एक बेटी के रूप में, पुत्री के रूप में दिखाया है, तो यह क्या होगा? यह पॉलिटिकल एलिगरी होगा या एलिगरी ऑफ आइडियाज होगा? या दैट्स गुड, एलिगरी ऑफ आइडियाज, क्योंकि सिन जो है एक abstract आइडिया है, वो abstract है, वह एक विचार है। इसी तरह से जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में एक कैरेक्टर क्रिश्चियन है, वह जो है जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको झेलनी पड़ती है, लेकिन उसमें बहुत सारे चीजों को पर्सनिफाइड किया गया, जैसे फेथफुल जो विश्वास है उसको पर्सनिफाइड, होपफुल को पर्सनिफाइड किया गया है, जाइंट डिस्पेयर को पर्सनिफाइड किया गया है। तो उसमें बहुत सारे डेथ को, शैडो को, वैनिटी फेयर को, और ये सब की सब चीजें क्या है? एलिगरी ऑफ आइडियाज है। मतलब जब एब्स्ट्रैक्ट चीजों को, जब आइडिया को आप पर्सनिफाइड करके और एक कहानी में उसको तब्दील करते हैं, तो वह एलिगरी ऑफ आइडियाज हो जाता है। एक शब्द इसी से ही मिलता जुलता है, एलिगोरिकल इमेजरी। मैं यहां सेंटर में उसको लिखना चाहूंगा, एलिगोरिकल इमेजरी। यू विल कम टू नो, ये जो एलिगोरिकल इमेजरी है, इसका जो डिफिनीशन है, इससे क्या मतलब है, या ये क्या, ये पॉइंट यहाँ पे मैं खत्म कर दे रहा हूँ, ये नहीं, मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिया एलिगोरिकल इमेजरी। एलिगोरिकल इमेजरी का जो डिफिनीशन दिया गया है, वो डिफिनीशन ये है कि द पर्सोनिफिकेशन, द पर्सोनिफिकेशन, किसका पर्सोनिफिकेशन? ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटिटीज, of abstract entities who perform a brief allegorical action, who perform a brief allegorical action। allegorical action in short passages। For example, Milton's poem El Allegro and Il Penseroso। For example, Milton's poems opening lines from El Allegro, El Allegro and Il Penseroso, Penseroso। This is the thing। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं। मैं स्लाइड को फिर से बैक किया हूं। मैंने जो पॉइंट लिया था एलिगोरिकल इमेजरी, मैं फिर से दिखा दूं, एलिगोरिकल इमेजरी एक ऐसी इमेजरी
किसी भी पोयम का, किसी भी प्रोज की चंद लाइनें, पूरी ना तो पोयम, ना ही पूरी की पूरी प्रोज या ऐसे, ना पूरा कहानी, बल्कि उसकी चंद लाइनें, उसमें किया क्या जाता है, द पर्सोनिफिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पर्सोनिफिकेशन, ये रट लीजिएगा, ऑफ abstract entities, जो हमारे abstract entities है उनको पर्सनिफाइड करके दिखाया जाता है, और ये दिखाया जाता है केवल कुछ लाइनों में, ऐसा नहीं कि पूरी पोयम में। वह जो एब्स्ट्रैक्ट इंटिटीज है, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट विचार है, जिनको आपने पर्सनिफाइड किया, हु परफॉर्म अ ब्रीफ एलिगोरिकल एक्शन, जो कि एलिगोरिकल एक्शन को परफॉर्म करते हैं कहां पर, केवल शार्ट पैसेजेस में, शार्ट पैसेज, थोड़ी सी चंद लाइनों में या चंद जो है जगहों पर शार्ट पैसेजेस में। फॉर एग्जाम्पल, मिल्टन पोयम, मिल्टन की पोयम एल एलिग्रो, उसकी ओपनिंग लाइन में केवल रही और आई एल पेंसिरोजो, इसका मतलब आपको एलिगोरिकल इमेजरी वह इमेजरी होती है जिसमें क्या किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट इंटिटीज को, एब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त विचार है उनको पर्सनिफाइड किया जाता है किसी कविता या कहानी की केवल कुछ लाइनों में या एक पैसेज तक, ना कि पूरी कहानी या पूरे पैसेज में। उस पूरे पैसेज को जिसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट इंटिटीज को पर्सनिफाइड किया गया है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप जो है नाम क्या देते हैं, दैट इज एलिगोरिकल इमेजरी। किसी को कोई प्रॉब्लम? शुड आई गो अहेड? या जस्ट आई वांट टू नो। जी, बिल्कुल एलिगरी, पूरी की पूरी नावल एलिगोरिकल फॉर्म है, उसको आप एलिगोरिकल इमेजरी नहीं कह सकते हैं, वो एलिगरी है। हाँ, क्योंकि वो पूरा नावल ही वो एलिगरी है। जस्ट आई वांट टू नो व्हाट इज द टाइम। केडी सर की क्लास कितने बजे से? ओके, आई विल टेक ओनली 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। देयर इज अ नावल, कई बार पूछा जा चुका है, नॉट नावल, ड्रामा, वो मैं सेंट्रल हेडिंग में डाल रहा हूं, एवरी मैन। आपको पता ही है कि एवरी मैन क्या है, मोरालिटी प्ले, सबसे पहला मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि यह जो नावल है, सॉरी, यह जो ड्रामा है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एलिग्री, ये जो है एलिगोरिकल प्ले है। कैसा प्ले है? यू फाइंड इट्स व्हाट, इट्स द एलिगोरिकल या एलिग्री, इसमें आप पाते हैं। तो अगर कभी भी आता है एवरीमैन क्या है, अनडाउटली वह मोरालिटी प्ले है, लेकिन उस मोरालिटी प्ले में भी एलिग्री है। कारण क्या, क्यों है एलिग्री? जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को पर्सनिफाइड किया गया है। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा जो डॉक्टर फास्टस क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले रहा है, उसमें भी जो है आपको एलिग्री देखने को मिलेगी। तो एवरी मैन एक ए, इसके अलावा जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल्स, और कुछ और एग्जांपल है, मैं उसको लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ये तो हम लोगों ने एवरी मैन पर बात किया। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड में जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवल्स, आई वी ई आर, गुलिवर ट्रेवल्स। इसके अलावा स्पेंसर फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर, एस पी
ENSER, स्पेंसर्स फेरी क्वीन, RIE फेरी क्वीन, QUEEN, पहले ओल्ड इंग्लिश में ऐसे ही उसको लिखा जाता था। एंड विलियम कॉलिंस का भी रहा है किड्स का ओड टू ऑटम भी, किड्स ओड टू ऑटम, किड्स ओड टू ऑटम। ये सारी पोयम एलिगोरिकल पोयम रही है, ये सारे वर्क्स एलिगोरिकल वर्क रहे हैं। जोनाथन स्विफ्ट का क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स। एडमंड स्पेंसर का क्या है, फेरी क्वीन, किड्स का ओड टू ऑटम। ये सब रहे हैं। बाकी आप देखेंगे जो चौसर का रोमन डी ला रोज था, हाउस ऑफ फेम था, दांतेस का डिवाइन कॉमेडी रहा है, हार्डी का द डायनेस जो पढ़ाया जा चुका है, शेलीज का प्रोमिथस अनबाउंड रहा है, विलियम लैंगलैंड का पायस प्लाउमैन रहा है। ये सारी चीजें एलिगरी सब में रही है। तो केवल इस ऐसा नहीं कि इसको इसलिए याद करना है कि इसमें एलिगरी है, इसको इसलिए याद करना है कि जितने टेक्स्ट हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि किसी न किसी रूप में वे पूछे जाते हैं। तो टेक्स्ट और उनके आथर की एक जानकारी के पर्पज से मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आपको पता भी, अभी हम लोगों ने बात किया था, नहीं पता है तो ऑलरेडी वो आथर और आपके यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, वो लिखवाने की कोई जरूरत नहीं। डिवाइन कॉमेडी सबको पता दांते का है, हाउस ऑफ फेम रोमन डिलार रोज अभी चौसर पढ़ाया गया था ये भी पता है, ये भी पता है कि पायर प्लाउमैन किसका है, विलियम लैंगलैंड का है, ये भी पता है कि शेलीज का एक प्ले है प्रोमिथस अनबाउंड, हार्डी का द डायनाश मैंने पढ़ा है। मैं केवल रिवीजन करा दे रहा हूँ, आप ये नहीं कह सकते सर ये आपने नहीं पढ़ा है या मुझे नहीं पता। आपने इनका नाम सुना है या आपको नाम ही सुने रहना है कि ये सब वर्क है और इन लोगों ने काम किया है। सो इन दिस क्लास वी हैव टेकन व्हाट, वी हैव टेकन एलिगोरिकल इमेजरी, वी हैव टेकन एलिगरी, we have taken estrangement, defamiliarization, alienation effect, Bertolt Brecht, epic theater, Russian formalism, all these things we have got. वी विल मीट टुमारो, लेकिन तब तक आप ये क्या करिएगा, जितना बताया गया है इसे आप तैयार किए रखिए रहिएगा। पहले सुनने का काम होगा, उसके बाद ही कोई चीज होगी। ठीक है, थैंक्स।